चलिए सर आगे बढ़ते हैं। ऑटम 2023 के अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इस क्वेश्चन के हमारे पास दो पार्ट्स हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। दोनों पार्ट्स को हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम पार्ट ए देखते हैं। कहता है स्वीट बेकर्स इज अ बेकरी बिजनेस ओन बाय मरियम एंड टू ब्रदर्स एहसन एंड गुलाम हु शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 60-20-20। सर एक बेकरी है स्वीट बेकर्स के नाम से, जिसे तीन लोग ओन करते हैं, मरियम और उसके दो भाई एहसन और गुलाम। और इनका जो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है वो 60-20-20 है, यानी कि ये यूपी की टैक्सेशन का सवाल आ गया। कहता है स्वीट बेकर्स हैज थ्री रिटेल आउटलेट्स इन कराची, and it also owns agricultural land that is rented to the chicken farmer। इसके अलावा इनके पास एक खेती बाड़ी एग्रीकल्चर लैंड है जो कि इन्होंने रेंट आउट की हुई है किसी बंदे को जिसका नाम है चिकन फार्मर, मतलब जो चिकन फार्मर है। SB is registered with the sales tax authorities as a tier 1 retailer, और SB itself sales tax law में as a tier 1 retailer registered है। The following information has been extracted from the records of SB for the year ended 30 जून 2023। हमारे पास नेट सेल्स आ रही है 500 मिलियन, ये 500 मिलियन है। हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ रहा है 350 मिलियन। हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट है 150 मिलियन। हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है 73 मिलियन। हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 77 मिलियन। फिर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है। रिक्वायरमेंट में हमसे कहता है अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एंड रूल्स मेड देयर अंडर कंप्यूट अंडर द करेक्ट हेड ऑफ इनकम। देखिए एक बहुत बेसिक सी चीज है जो आपने सिर्फ टैक्स में नहीं हर पेपर के अंदर ध्यान में देख रखनी है कि रिक्वायरमेंट को देखो वो क्या कह रहा है। क्या वो तुमसे कंप्यूट कह रहा है, क्या वो तुमसे डिस्कस कह रहा है, क्या वो तुमसे एक्सप्लेन कह रहा है, क्या वो तुमसे जनरलाइज कह रहा है, क्या वो तुमसे डिस्क्लोजर मांग रहा है। ऐसा ना हो कि अकाउंटिंग के पेपर में, कॉस्टिंग के पेपर में या टैक्स के पेपर में हमसे डिस्कस करने के लिए कहा गया, हम कैलकुलेशन और जनरल एंट्री बना के आ गए। हमसे जनरल एंट्री का कहा गया, हम डिस्क्लोजर बना के आ गए। अच्छा डिस्क्लोजर में भी थोड़ा ध्यान से सवाल को रीड करना। एक होता है डिस्क्लोजर, नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक होता है फाइनेंस बैलेंस शीट और पीएनएल के एक्सट्रैक्ट्स। बैलेंस शीट और पीएनएल के एक्सट्रैक्ट्स एक अलग चीज है, डिस्क्लोजर एक अलग चीज है। जब आपसे बैलेंस शीट और पीएनएल के एक्सट्रैक्ट्स मांगता है ना, तो आप बैलेंस शीट में एसेट, लायबिलिटी, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट में उसे प्रेजेंट करते हो, पीएनएल में एक्सपेंस और इनकम को प्रेजेंट करते हो। और जब आपसे नोट्स टू द डिस्क्लोजर, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या कंप्लीट डिस्क्लोजर मांग रहा होता है, तो हम IAS 16 का डिस्क्लोजर बनाते हैं, हम IAS 33 का डिस्क्लोजर बनाते हैं और हम बाकी स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर बनाते हैं। तो यहाँ पे इसने क्या कहा है, कंप्यूट अंडर द करेक्ट डेट ऑफ इनकम टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ स्वीट ब्रदर्स, सॉरी स्वीट ब्रेकर्स फॉर द टैक्स ईयर 2023। इग्नोर मिनिमम टैक्स अंडर सेक्शन 113। सर इस जुमले को भी ध्यान दीजिएगा। अब इसने कह दिया ना कि इग्नोर कर दो मिनिमम टैक्स, तो हम इग्नोर कर देंगे। लेकिन अगर इनकम फ्रॉम बिजनेस का सवाल आए, लेकिन इनकम फ्रॉम बिजनेस का सवाल आए और ये जुमला ना लिखा हो, तो इसका मतलब है कि आपने टर्नओवर टैक्स कैलकुलेट करना है अगर वो अप्लाई होता है। ध्यान दीजिएगा मेरे लफ्जों पे। अगर तो इनकम फ्रॉम बिजनेस के सवाल में लिख दे इग्नोर मिनिमम टैक्स, 10 में से 9 सवालों में ये लिखा हुआ होता है। लेकिन हम हमेशा फॉर श्योर नहीं है कि लिखा हुआ ही होगा। अगर तो ये जुमला लिखा हुआ है इग्नोर मिनिमम टैक्स अंडर सेक्शन 113, टर्नओवर टैक्स का सेक्शन देखा है हमने, इंपॉर्टेंट सेक्शन है बहुत, तो आप मिनिमम टैक्स को इग्नोर कर दो। लेकिन अगर एग्जामिनर ने इनकम फ्रॉम बिजनेस के सवाल में इग्नोर मिनिमम टैक्स ना लिखा हो, तो फिर आप क्या देखोगे? तो फिर हम टर्नओवर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। सर अगर लिखा हुआ है तो कैलकुलेट नहीं करना, अगर नहीं लिखा हुआ तो क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। जरूरी नहीं है। अगर नहीं लिखा हुआ तो फिर आपने ये देखना है कि अप्लाई हो भी रहा है या नहीं। सर अप्लाई कब होता है? जब सर जब आपका टर्नओवर 100 मिलियन से ज्यादा का हो, लॉस आए प्रॉफिट आए, आपने कैलकुलेट तो करना है। कंपैरिजन में भले हायर आ जाए नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी, लेकिन अगर आपको सवाल में ये जुमला नहीं लिख के दिया, फिर आपने देखना है कि उसका टर्नओवर क्या है। क्योंकि इंडिविजुअल और ईओपी के ऊपर टर्नओवर टैक्स उस वक्त अप्लाई होता है जब उनका टर्नओवर 100 मिलियन से ज्यादा हो। अगर तो लेट से तुम्हारे सवाल में टर्नओवर 80 मिलियन, 50 मिलियन, 70 मिलियन, तो फिर मिनिमम टैक्स दोबारा कैलकुलेट नहीं होगा। लेकिन अगर सवाल में ये जुमला भी नहीं लिखा हुआ और तुम्हारा टर्नओवर 100 मिलियन से ज्यादा है, तो तुम्हें टर्नओवर टैक्स मिनिमम टैक्स कैलकुलेट करना है। उसके 1-2 मार्क्स होंगे लाजमी। सर अज्यूम करते हैं कि इस सवाल में नहीं लिखा हुआ है। नहीं 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 नहीं, ये कभी भी ऐसी assumption नहीं लेंगे जिसमें हमें काम कम करना पड़े या ना करना पड़े। सर जस्ट फॉर मतलब समझने के लिए कि
अच्छा, आप कह रहे हैं मैं इस सवाल को सॉल्व करूँ, अज्यूमिंग के नहीं लिखा, बस जबरदस्त, सही हो गया सर। हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे इस जुमले को इग्नोर करके। अगर मैं जुमले को इग्नोर कर दूं तो फिर मैं ये देखूंगा कि क्या 100 मिलियन से ज्यादा का टर्नओवर है। यस। अपेरेंटली यस, अपेरेंटली यस। तो मैं मिनिमम टैक्स की कैलकुलेशन के हिस्से में आऊंगा। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कहता है, अच्छा एक और नोट भी था, शो ऑल रेलेवेंट एग्जाम्पशन एक्सक्लूजन एंड डिसअलाउंसेस, ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कहता है नेट सेल्स इंक्लूड रेंटल रिसीव फ्रॉम द चिकन फार्मर एज डिटेल बिलो, अ मंथली पेमेंट ऑफ 0.5 मिलियन। कह रहा है ये जो नेट सेल्स है ना 500 मिलियन की, इसमें हर महीने 5 लाख रुपए का किराया है जो हमने खेती बाड़ी वाली जमीन किराए पे दे दी थी। सर ये खेती बाड़ी वाली जमीन के किराए का क्या होगा? सर ये एग्जेम्प्ट होगी, ये एग्जेम्प्ट नहीं होगी, तो इसे इनकम फ्रॉम बिजनेस के रेवेन्यू से हटाना पड़ेगा, इसे इनकम फ्रॉम बिजनेस के रेवेन्यू से हटाना पड़ेगा। अब आगे कह रहा है नेट सेल्स इंक्लूड रेंटल रिसीव फ्रॉम द चिकन फार्मर एज डिटेल बिलो, supply of 120 patties of eggs, that is agriculture produce every month. Each patty holds a market value of 7,200. Sweet bakers consume these eggs in the production of various bakery items, but they are not accounted for in the above mentioned cost of sales. सर क्या कह रहा है ये? कह रहा है इसने जो 5 लाख रुपए के हिसाब से महाना कैश किराया दिया, ये हमारे रेवेन्यू में शामिल है। फिर वो हमें हर महीने अंडे की 120 पेटी देता है। ये जो हर महीने अंडे की 120 पेटी देता है, ये भी नेट सेल्स के अंदर शामिल है, ये भी नेट सेल्स के अंदर शामिल है। तो ये दोनों जो हमें रेंट इन कैश और रेंट इन काइंड मिल रहा है, ये हमारे रेवेन्यू इनकम फ्रॉम बिजनेस में नहीं जाना चाहिए था, ये जाना चाहिए था इनकम फ्रॉम बिजनेस में। लेकिन अब आगे और कुछ कह रहा है, कह रहा है तुम इस अंडों की पेटी का क्या करते हो कि तुम अपनी बेकरी की आइटम्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हो, जिसे तुमने कॉस्ट ऑफ सेल्स में मेंशन नहीं किया। सर हमने जब ये एग्रीकल्चर इनकम वाला सेक्शन कवर किया था तो एक 5 पेपर का क्वेश्चन कवर किया था, शुगर केन वाला। मुझे बंदे का नाम याद नहीं आ रहा कि वो शुगर केन उगा रहा था, कुछ शुगर केन मार्केट में बेच रहा था, कुछ शुगर केन अपनी ही फैक्ट्री में कोई हलवा वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा था, कुछ सेल कर रहा था, कुछ अपनी ही फैक्ट्री में इस्तेमाल कर रहा था। तो जो वो सेल कर रहा था और जो वो अपनी फैक्ट्री में इस्तेमाल कर रहा था, दोनों को मैंने एग्जाम इनकम में दिखाया था। और जो वो अपनी फैक्ट्री में इस्तेमाल कर रहा था, उसे इनकम फ्रॉम बिजनेस में एज एक्सपेंस भी माइनस किया था। याद आ रहा है क्या हमें? तो यहां भी क्या होगा कि ये दोनों रेंट, रेंट इन कैश और रेंट इन काइंड, हमारी एग्रीकल्चर रेंट एग्जाम्ड इनकम है, और जो अंडे की पेटी हमने अपनी बेकरी में इस्तेमाल की, वो हमारे इनकम फ्रॉम बिजनेस में एज एक्सपेंस एज अ कॉस्ट ऑफ सेल्स भी माइनस किया जाएगा। क्या ये बात समझ आती है? आगे कहता है कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्लूड purchase of various raw material worth 24 million on which no withholding tax was deducted at the time of payment, as we made a total purchase of 200 million during the year. कह रहे पूरे साल में हमने 200 मिलियन की परचेजेस की, जिसमें से 24 मिलियन की परचेजेस की पेमेंट करते वक्त टैक्स विदहोल्ड नहीं किया, जिसमें से 24 मिलियन की परचेजेस की पेमेंट करते वक्त टैक्स विदहोल्ड नहीं किया। तो हमें क्यों बता रही है? सर हमने इनकम फ्रॉम बिजनेस के सेक्शन 21 डिडक्शंस नॉट अलाउड के क्लॉज में पढ़ा था कि किसी भी एक्सपेंस की पेमेंट करते वक्त, किसी भी एक्सपेंस की पेमेंट करते वक्त अगर आपको विदहोल्डिंग करना है और आपने वो विदहोल्डिंग नहीं की, तो आपका एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा। लेकिन परचेज के केस में, परचेज ऑफ इन्वेंट्री और रॉ मटेरियल के केस में मैक्सिमम डिसअलाउंस कितनी हो सकती है? 20% ऑफ द टोटल परचेज। ये क्लॉज समझाते वक्त किस पे इलस्ट्रेशन करवाई गई है। तो यहाँ पर 24 मिलियन इज एक्चुअल परचेजेस विदाउट विदहोल्डिंग, इसको कंपेयर करेंगे 20% ऑफ टोटल परचेजेस है, जो भी लोअर होगा वो हमारा डिसअलाउ हो जाएगा। फिर कहता है परचेज ऑफ मिल्क पाउडर, परचेज ऑफ मिल्क पाउडर वर्थ 10 मिलियन, of which 10% is delivered to the home of 3 partners for their personal use. 1 करोड़ रुपए का दूध खरीद कर, 1 करोड़ रुपए का दूध पाउडर खरीद कर 10%, यानी कि 10 लाख का दूध पाउडर घर लेके चले गए। सर ये तो बिजनेस एक्सपेंस ही नहीं है, तो ये आपको अलाउ, ये पर्सनल खर्चा है। सैलरीज ऑफ 8.2 मिलियन, 6 मिलियन एंड 4.8 मिलियन टू मरियम, एहसन एंड गुलाम रिस्पेक्टिवली। सर सेक्शन 21 में कवर किया है कि पार्टनर को सैलरी, ब्रोकरेज, कमीशन, इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये एक्सपेंस के तौर पे अलाउ नहीं होगा।
परचेज ऑफ अ न्यू बेकरी प्लांट, परचेज ऑफ अ न्यू बेकरी प्लांट वर्थ 15 मिलियन। अब अंग्रेजी पे ध्यान देना है। कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्लूड परचेज ऑफ अ न्यू बेकरी प्लांट 15 मिलियन, यानी कि उन्होंने जो 15 मिलियन की फैक्ट्री बेकरी प्लांट लगाया, इसे एक्सपेंस आउट कर दिया। लेकिन हमें मालूम है कि इसे एक्सपेंस आउट नहीं करना, इसके अगेंस्ट हम इनिशियल लॉन्च डेप्रिसिएशन वगैरह देखेंगे। आगे कहता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड परचेज ऑफ पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स, परचेज ऑफ पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स वर्थ 4 लाख which were installed on 1st July 2022 in all outlets to integrate with the FBR computerized system for real-time reporting of sales। क्या कह रहा है कि 4 लाख रुपए की हमने पॉइंट ऑफ सेल मशीन खरीदी, और ये 4 लाख रुपए एक मशीन की वैल्यू नहीं है, ये 4 लाख रुपए की टोटल मशीन है। ये हमने अपने सारे आउटलेट में इंस्टॉल कर दी। सर हमारे कितने आउटलेट थे? हमारे कितने आउटलेट थे? सर 3 आउटलेट थे हमारे। तो इसका मतलब है हमने 3 मशीन खरीदी है। तो सर अब यहाँ पे एक टैक्स क्रेडिट पढ़ा था हमने, वो टैक्स क्रेडिट क्या था? लोअर ऑफ कॉस्ट पर मशीन, कॉस्ट पर मशीन, और 1.5 लाख। तो 1.5 लाख के हिसाब से 3 मशीन क्यों है? 4.5 लाख। और हमने खरीदी कितने की है? 4 लाख की, तो हमें 4 लाख का क्रेडिट अलाउ था। अब एक और चीज, सर टैक्स क्रेडिट तो अलाउ हो जाएगा, क्या ये एक्सपेंस के तौर पे अलाउ होगा? नहीं सर, एक्सपेंस के तौर पे तो अलाउ ही नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक डेप्रिशिएबल एसेट है। क्या इस पे डेप्रिसिएशन मिलेगा? क्या इस पे डेप्रिसिएशन मिलेगा? यस सर, इस पे डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए, इस पे डेप्रिसिएशन भी मिलना चाहिए, इनिशियल अलाउंस भी मिलना चाहिए। लेकिन आपके आईकेएफ के सजेस्टेड आंसर में इस पे डेप्रिसिएशन, इनिशियल अलाउंस ये कहकर नहीं लिया कि भाई इसका तो हम वैसे ही टैक्स लायबिलिटी से माइनस कर देंगे। तो अब यहाँ पे एज अ कंसल्टेंट अगर टैक्स क्रेडिट लॉ मेकर किसी चीज का दे रहा है तो वो उसको बेनिफिट लेना चाह रहा है, तो हमें डेप्रिसिएशन तो मिलना ही चाहिए था, टैक्स क्रेडिट भी मिलना चाहिए था। लेकिन आपके आईकेएफ के एग्जामिनर ने इस पे इनिशियल अलाउंस और डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं किया। फिर आगे कहता है पेमेंट ऑफ 5.5 मिलियन ऑन 1 जनवरी 2023 to an IT company for the development of an application to facilitate online orders from customers. The useful life of this plant is expected to be 5 years and available for use from 1st October 2023। सर एक्सपेंस में ये 5.5 मिलियन शामिल है, तो पहले तो एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा। फिर ये हमारे लिए एक इंटेंजिबल है, इस इंटेंजिबल पे हम अमोर्टाइजेशन कैलकुलेट करेंगे, इस इंटेंजिबल पे हम एक अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस क्लेम करेंगे। सर एक एक डेट के ऊपर, एक एक इंफॉर्मेशन के ऊपर ध्यान देना है। यहाँ जो हमारा टैक्स ईयर एंड है ना, वो 30 जून 2023 टैक्स ईयर 2023 है, और ये अवेलेबल फॉर यूज कब हुआ है? 1 अक्टूबर, यानी कि अगले साल। इसका अमोर्टाइजेशन भी इस साल नहीं आएगा, अगले साल से आ रहा होगा। आगे कहता है ऑन 1 Feb 2023, ऑन 1 Feb 2023 मरियम कॉन्ट्रीब्यूटेड हर पर्सनल वैन टू द बिजनेस। बिजनेस तो चल रहा है ना, प्री कमिटमेंट तो वो करते हैं जो बिजनेस स्टार्ट होने से पहले किए जाते हैं, तो वो प्री कमिटमेंट नहीं है, वो बिजनेस का रेगुलर खर्चा है। प्री कमिटमेंट में वो एक्सपेंसेस आते हैं जो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले करते हैं। ऑन 1 Feb 2023 मरियम contributed her personal van to the business which she had purchased at a cost of 6 million on 1 January 2022। The fair market value of the van at the time of transfer was 9 million। देखो इसकी एक पर्सनल वैन थी जब वो बिजनेस में लेकर आ रही है, तो ये पर्सनल एसेट का डिस्पोजल और पर्सनल बिजनेस एसेट की एक्विजिशन है। मरियम की टैक्सेशन उन्होंने पूछी नहीं है मुझसे, लेकिन स्टिल मरियम के हाथों में क्या होगा? सर मरियम के हाथों में इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज क्या जनरेट होगा? सर मरियम के हाथों में कुछ भी नहीं होगा, ना बिजनेस इनकम, ना कैपिटल गेन, ना इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। रीजन भी, मरियम अपना पर्सनल मूवेबल एसेट डिस्पोज ऑफ कर रही है। लास्ट क्लास में मैंने पूरी डायग्राम बना के समझाया था। मरियम अपना पर्सनल मूवेबल एसेट डिस्पोज ऑफ कर रही है, तो ये कैपिटल एसेट ही नहीं है, इसकी टैक्सेशन मरियम के हाथों में नहीं होगी। लेकिन बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बिजनेस एसेट की एक्विजिशन है, तो अब इस बिजनेस एसेट की कॉस्ट क्या होगी? 6 मिलियन या 9 मिलियन? सर हमने कॉस्ट के कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, मैंने एन एसेट इज सप्लाइड फ्रॉम पर्सनल यूज टू बिजनेस यूज, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ चेंज ऑफ यूज विल बी कंसीडर्ड एज कॉस्ट ऑफ द एसेट। तो इसकी कॉस्ट 6 मिलियन नहीं होगी।
9 मिलियन। इस 9 मिलियन पे हमें इनिशियल अलाउंस और डेप्रिसिएशन मिलेगा। जबरदस्त। इनिशियल अलाउंस नहीं मिलेगा क्योंकि मरियम पहले इस्तेमाल कर रही थी, यानी कि ये सेकेंड हैंड एसेट है। डेप्रिसिएशन मिलेगा किस रेट से? 15%। सर 9 मिलियन पे मिलेगा या 7.5 मिलियन पे से रिस्ट्रिक्ट कर देंगे? 7.5 मिलियन वाली बात याद आ रही है? व्हीकल नॉट प्लान फॉर हायर की कॉस्ट को 7.5 मिलियन तक रिस्ट्रिक्ट कर देते थे। तो 9 मिलियन या 7.5 मिलियन? सर 9 मिलियन। क्यों? क्योंकि ये व्हीकल फ्लाइंग फॉर हायर है। वैन है तो जाहिर है अनडिलिवरेबिलिटी डिलीवर करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। ये व्हीकल फ्लाइंग फॉर हायर है, कमर्शियल यूज में इस्तेमाल हो रही है। सर ये वाला पॉइंट दोबारा से एक्सप्लेन करें। सर हमने इनकम फ्रॉम बिजनेस में डेप्रिसिएशन के सेक्शन में कॉन्सेप्ट कवर किया था कि अगर व्हीकल नॉट फ्लाइंग फॉर हायर, व्हीकल दो तरह की होती है, फ्लाइंग फॉर हायर, नॉट फ्लाइंग फॉर हायर। अगर व्हीकल नॉट फ्लाइंग फॉर हायर है तो उस पर इनिशियल लॉस नहीं मिलेगा और उस पे आप कॉस्ट 7.5 मिलियन पर रिस्ट्रिक्ट कर दोगे। लेकिन ये तो व्हीकल फ्लाइंग फॉर हायर है, वैन है, कमर्शियल यूज के लिए इस्तेमाल हो रही है, अनडिलिवरेबिलिटी ले जाने के लिए इस्तेमाल हो रही है। तो ये नॉट फ्लाइंग फॉर हायर नहीं है, ये फ्लाइंग फॉर हायर है। फ्लाइंग फॉर हायर के केस में हम इनिशियल अलाउंस भी कैलकुलेट करते हैं, डेप्रिसिएशन भी फुल कॉस्ट पे कैलकुलेट करते हैं। इस सवाल में इनिशियल अलाउंस सिर्फ इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि ये सेकंड हैंड। क्या ये समझ आ रहा है हमें? एक दफा खुद से रीड करें इस सवाल को, फिर हम सॉल्व करते हैं। चलिए सर यहाँ देखिए, मैं सॉल्व करवा देता हूँ इसे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए। स्वीट बेकर्स के नाम से एक एओपी है हमारे पास। और टैक्स ईयर है 2023। सर पहले तो हमारे पास लार्जली जो इनकम है सीओबी की, वो इनकम फ्रॉम बिजनेस है। अब जैसे आप कहेंगे रेवेन्यू से या पीबीटी से, वैसे मैं सवाल को सॉल्व कर सकता हूँ। सर रेवेन्यू से सॉल्व करने का कहेंगे, हम रेवेन्यू से भी सॉल्व कर सकते हैं, पीबीटी से सॉल्व करना है। रेवेन्यू से करवाएं। चलिए सर हम रेवेन्यू से सवाल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आ रहा है हमारे पास नेट सेल्स 500 मिलियन, और इसके अंदर ये दो एडजस्टमेंट्स हैं। तो हमारे पास नेट सेल्स वर्किंग वन, नेट सेल्स मैंने वर्किंग वन में रेफर किया। अब मैं वर्किंग वन में नेट सेल्स का नंबर पहले कैलकुलेट करता हूं। नेट सेल्स हमारे पास सवाल में जो गिवन थी वो थी 500 मिलियन। मैं फुल फिगर्स में सारे नंबर लिख रहा हूं। इसमें इन्होंने क्या शामिल किया था? कहता है नेट सेल्स इंक्लूड रेंट रिसीव फ्रॉम चिकन फार्मर्स एज डिटेल बिलो। मंथली पेमेंट ऑफ 0.5 मिलियन। तो हमारे पास रेंटल जो कि एग्रीकल्चरल रेंट है, कितना? 5 लाख इंटू 12, 6 मिलियन। ये ऐड करेंगे लेस करेंगे? ये इसमें शामिल है तो लेस करेंगे। अगर आप पीबीटी से वर्किंग लेके चल रहे होते हैं तो क्या करते हैं? तब भी माइनस ही करते हैं। पीबीटी में अगर एक इनकम शामिल हुए तो हटाने के लिए माइनस करते हैं, और यहाँ भी इनकम है तो इनकम हटाने के लिए माइनस ही करो। और दूसरा हमारे पास एक और रेंटल है जो कि एग्री इनकम के एग्रीकल्चर लैंड के अगेंस्ट है, लेकिन वो इन काइंड है। 120 पेटी हर महीने, जिसकी वैल्यू 7,200। 120 इंटू 12 इंटू 7,200 कितना आ रहा है देखो? 1036,000। इससे ऐड करेंगे लेस करेंगे? तो ये हमारे पास एडजस्टेड रेवेन्यू आ गया 500 मिलियन माइनस 6 मिलियन माइनस 10.368 मिलियन।
गलत। 500 मिलियन में से अगर 16 मिलियन निकलेंगे तो 3 मिलियन, 300 मिलियन निकलेंगे। 483 6 483 632 000 483 632 000। देखो तुम्हें याद होगा जब मैं टर्नओवर टैक्स की बात कर रहा था ना, तो मैंने कहा था कि 500 मिलियन को देखकर भी कंक्लूड नहीं होगा कि टर्नओवर टैक्स लगना है या नहीं लगना, क्योंकि मैंने सवाल पहले ही रीड किया हुआ था, इसमें ये दो एडजस्टमेंट शामिल थी। अब ये दो एडजस्टमेंट हटाने के बाद, क्योंकि ये तो रेंटल इनकम है ना, और रेंटल इनकम भी एग्जाम रेंट है, इन दोनों को हटाने के बाद अब ये जो रेवेन्यू का नंबर आया है ना, ये तुम्हारा एक्चुअल टर्नओवर। चूंकि ये 100 मिलियन से ज्यादा है, चूंकि ये 100 मिलियन से ज्यादा है, तो अब कंक्लूड कर सकते हैं कि यहाँ पे टर्नओवर टैक्स की एप्लीकेशन हो रही होगी। तो सेल्स आ गई हमारे पास 483 632 000। इसके बाद हमारे पास है कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए वर्किंग टू। जी, अगर ये रेंटल इनकम होती है और एग्रीकल्चर की रेंट इनकम होती है तो इनकम और प्रॉपर्टी का टैक्स अच्छी है। यस। सर वैसे ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी फार्मर चिकन फार्म तो जैसे वोल्टेज फार्म यस सर, एक स्टूडेंट ने बहुत ही वैलिड पॉइंट कहा है यहाँ पे। जब हमने एग्रीकल्चर इनकम या एग्रीकल्चर रेंट वाली बात पढ़ी थी ना, तो मैंने आप लोगों को कुछ एक्सक्लूजन्स बताई थी कि ये वो एक्टिविटीज हैं जो कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं है, जिसमें डेयरी फार्मिंग, फिश फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, वाटर इरिगेशन, ये सब आ रहा था। लेकिन वो जो बात मैंने वहां लिखी थी ना, वो एक इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में लिखी हुई, एक सुप्रीम कोर्ट की केस लॉ में लिखी हुई है कि अगर आप कोई डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग ये सब करते हो, हॉर्स फार्मिंग वगैरह करते हो, तो ये एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं है, ये कमर्शियल एक्टिविटी। आपके कैफ टू के एग्जामिनर ने ये एक्सपेक्ट किया या ये समझा कि कैफ टू के लेवल पे स्टूडेंट को वो केस लॉ तो नहीं पता होगा, तो इसने यहाँ चिकन फार्मर की बात की और यहाँ पे हिंट देने के लिए इसके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का लफ्ज लिख दिया। तो यानी कि इस एग्जामिनर का माइंडसेट ये है कि भाई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बना रहा है तो ये एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहा है, वरना इसकी बात बिल्कुल लीगली प्रैक्टिकली वैलिड है कि चिकन फार्मिंग एग्रीकल्चर एक्टिविटी में नहीं आता। तो याद होगा जब हमने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में एग्जाम्पशंस कवर की थी, उसमें मैंने बताया था कि पोल्ट्री फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, हॉर्स फार्मिंग, वाटर इरिगेशन के थ्रू वाटर सेल, ये एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं है। लेकिन यहाँ इसका माइंडसेट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का ही है, तो हम इसे एग्रीकल्चर इनकम कंसिडर करेंगे। अब हम आते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स पे। कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारे पास सवाल में जो गिवन है वो है 350 मिलियन। अब देखो इस 350 मिलियन में एक एडजस्टमेंट तो पहले ही ले लो, क्योंकि हम ये भूल सकते हैं कि ये जो एग पेटीज अपने बेकरी के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, इसे हमने रेवेन्यू से हटा दिया था क्योंकि ये एग्जाम इनकम है। लेकिन चूंकि हम अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसमें हम इसे एज अ एक्सपेंस, हम इसे एज अ एक्सपेंस शामिल कर देंगे। कितनी अमाउंट? 10,368,000। सर ये 6 मिलियन ऐड नहीं करेंगे? वो तो कैश रेंट मिला है ना, जो पेटी मिली अंडे की वो ऐड हो जाएगी। सर ये ऐड होगा लेस होगा? ऐड होगा कि लेस होगा? सर हमें एक्सपेंस में शामिल करना है और हम एक्सपेंस के नंबर को करेक्ट कर रहे हैं, इसमें हम ऐड करेंगे। अगर हम पीबीटी से लेकर चल रहे होते तो क्या करते हैं? अगर हम पीबीटी से वर्किंग कर रहे होते तो फिर 10,368, सर फिर हम ऐड नहीं करते, फिर भी लेस ही करते। देखो एक्सपेंस बढ़ाना है ना, एक्सपेंस बढ़ाना है, तो एक्सपेंस बढ़ाने का मतलब है कि अगर एक्सपेंस के नंबर को सही कर रहे हो तो उसमें ऐड हो जाएगा। लेकिन एक्सपेंस बढ़ाने का मतलब है कि पीबीटी कम होगा, तो अगर तुम पीबीटी से वर्किंग कर रहे होते तो फिर ये नंबर तुम्हारा ऐड नहीं बल्कि लेस हो रहा। क्या समझ आ रहा है? अब कॉस्ट ऑफ सेल्स में कुछ एडजस्टमेंट्स हैं। पहले तो कहता है कि हमने 24 मिलियन की परचेजेस की जिसमें विदहोल्डिंग नहीं की, और टोटल परचेजेस की हमने 200 मिलियन की। तो हम
लोअर ऑफ एक्चुअल परचेज विदाउट विदहोल्डिंग, एक्चुअल परचेज विदाउट विदहोल्डिंग, और 20% ऑफ टोटल परचेज। एक्चुअल परचेज विदाउट विदहोल्डिंग है हमारे पास 24 मिलियन, और 20% ऑफ टोटल परचेज है। टोटल परचेज थी हमारे पास 200 मिलियन की, तो उसका 20% आ जाएगा 1440। अब इन दोनों में से लोअर कितना, 24 मिलियन। सर ये 24 मिलियन ऐड होगा लेस होगा? सर ऐड होगा, एक्सपेंस बढ़ रहा है ना, कम कर, कम कर। 24 मिलियन ऐड होगा लेस होगा? सर ऐसा सर ये 24 मिलियन ऐड नहीं होगा, ये लेस होगा। क्यों? सर एक्सपेंस का, क्योंकि तुम एक्सपेंस के नंबर को कम कर रहे हो 24 मिलियन से। तो अगर तुम्हारे पास एक्सपेंस का नंबर गिवन है तो उसको कम करने के लिए लेस करोगे। अगर पीबीटी से वर्किंग कर रहा होता तो फिर इस 24 मिलियन को ऐड करता लेस करता? सर इस 24 मिलियन को पीबीटी में लेस नहीं करते, ऐड करते, क्योंकि एक्सपेंस कम करेंगे तो प्रॉफिट। ये समझ पा रहे हैं आप लोग? इसके बाद परचेज ऑफ मिल्क पाउडर ऑफ विच 10% इज डिलीवर्ड टू द होम ऑफ पार्टनर्स। तो हमारे पास मिल्क फॉर पर्सनल यूज 10 मिलियन का 10%। सर ऐड करेंगे लेस करेंगे? सर एक्सपेंस डिसअलाउ करना है तो लेस करेंगे, पीबीटी से चलते तो फिर ऐड कर रहे हो तुम। फिर ये हो गया, ये हो गया। सैलरीज टू पार्टनर, कितनी सैलरी है? 8.26 और 4.8। 8.26 और 4.8, ये आ गया हमारे पास 19 मिलियन। सर ये ऐड करेंगे लेस करेंगे? फिर इसके बाद परचेज ऑफ न्यू बेकरी प्लांट। तो बेकरी प्लांट हम डेप्रिशिएट करेंगे, तो इससे हम कितना है, 15 मिलियन। ऐड करना है लेस करना है? लेस करेंगे। सर इस बेकरी प्लांट की कॉस्ट को तो लेस कर दिया, इस बेकरी प्लांट की कॉस्ट को तो लेस कर दिया, इसका इनिशियल अलाउंस और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में इंक्लूड कर दो। लेस में नहीं होगा सर, ऑपरेटिंग एक्सपेंस पर और इससे ये बहुत डिफरेंस है, अलग से होता है सेक्शंस 2 3। डेप्रिसिएशन और इनिशियल अलाउंस इसमें शामिल कर दो? नहीं हो सर, क्यों? सर ये कॉस्ट ऑफ सेल है सर, ये तो फैक्ट्री का डेप्रिसिएशन तो कॉस्ट ऑफ सेल्स का ही पार्ट बनना चाहिए। नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑपरेटिंग एक्सपेंस यहाँ डेप्रिसिएशन शामिल नहीं करेंगे, लेकिन इसका रीजन ये नहीं है कि ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, इसका रीजन कुछ और है। नॉन बेसिक है, नॉन बेसिक कैश फ्लो थोड़ी बना रहे हैं हम। अरे डायरेक्ट को इसको अलग से डायरेक्ट बिजनेस फ्लो द सेल्स बाय डायरेक्ट एक्सपेंस फ्लो दैट सेल्स पे। सर आपको याद होगा कि मैंने लॉसेस के चैप्टर में बताया था कि डेप्रिसिएशन की डिडक्शन सबसे लास्ट में माइनस करते हैं। यहाँ रीजन ये नहीं है डेप्रिसिएशन को यहाँ शामिल ना करने का कि ये कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं है, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स ही है। लेकिन हम इन टैक्स की वर्किंग बनाते वक्त इनिशियल अलाउंस, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन सबसे, क्योंकि हमें पहले प्योर बिजनेस लॉसेस कैलकुलेट करने होते हैं, फिर हम डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन को माइनस करते हैं, ये देखने के लिए कि इनकी वजह से कितना लॉस हो रहा है। और लॉ में स्पेसिफिकली मेंशन है कि टैक्स, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, इनिशियल अलाउंस सबसे लास्ट में लिया जाएगा। जी सर जरूरी है। तो कितना आ गया ये एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ सेल्स, इन सबको नेट करें। 350 मिलियन से ये एडलेस करें, कितना बन रहा है? 301 301 368 368 000 301 368 000। सर कॉस्ट ऑफ सेल्स वर्किंग 0 वर्किंग 2 301 368। बस सैलरी भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस का पार्ट नहीं होगा। देखो टैक्स की से वर्किंग कर रहे हो ना, तो इतना कोई फर्क पड़ता नहीं है कि जीपी का पार्ट बनाओ, ऑपरेटिंग का पार्ट बनाओ, क्योंकि टैक्स में तो हम अल्टीमेटली नेट इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट करते हैं। ये बाइफर्केशन अकाउंट्स के लिए रेलेवेंट होती है, लेकिन टैक्स में डेप्रिसिएशन हमेशा लास्ट में क्लेम किया जाएगा।
फिर हमारे पास इसके बाद है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा 73 मिलियन के। तो वर्किंग 3, अब इसमें हमारे पास कुछ एडजस्टमेंट्स थी। कहता है परचेज ऑफ पॉइंट ऑफ सेल मशीन, पॉइंट ऑफ सेल मशीन के अगेंस्ट हम टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट करेंगे। कितने की पॉइंट ऑफ सेल मशीन है? 4 लाख की। सर 7.3 मिलियन में ऐड करूं लेस करूं? फिर इसके बाद हमने 5.5 मिलियन का एक आईटी सॉफ्टवेयर खरीदा। इसे भी ऐड करेंगे लेस। तो हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एडजस्ट हो गए। कितना रहा ये? क्योंकि ये अमोटाइज होगा एक बार, और अमोटाइज भी इस साल नहीं होगा, अगले साल से होगा। 671, उस पर डेप्रिसिएशन आएगी ना। 67 सर डिलीवरी वैन इसमें शामिल भी नहीं है। डिलीवरी वैन की एक अलग एडजस्टमेंट है, अगर शामिल होती तो फिर माइनस कर देता। तो 67.1 मिलियन। अब हमारे पास सवाल में दो मेजर एक्सपेंसेस थे, कॉस्ट ऑफ सेल्स और ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इनके नंबर को हमने सही कर दिया। इनके नंबर को सही करने के बाद हमारे पास इनकम फ्रॉम बिजनेस, बिफोर अमोटाइजेशन एंड डेप्रिसिएशन आ गया। अभी लॉसेस तो है ही नहीं सवाल में, तो लॉसेस क्या लिखूं? लेकिन ये बिफोर अमोटाइजेशन और डेप्रिसिएशन आ गया। कितना? 11640 अब हम माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन और अमोटाइजेशन। किन किन चीजों पे? एक तो हमने प्लांट खरीदा था 15 मिलियन का, तो हमारे पास इनिशियल अलाउंस ऑन प्लांट 15 मिलियन का 25%, 3,750,000। फिर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, दैट इज 15 मिलियन माइनस 3,750,000 इंटू 15%, 1687 500। और क्या था हमारे पास? पॉइंट ऑफ सेल का क्या करें? डेप्रिसिएशन माइनस करें, इनिशियल लॉस माइनस करें, या वो तो होगा ही, या आई कैप के हिसाब से चले? मैं लिख देता हूं इसकी नोटिंग्स में कि शुड बी depreciated but not done by, ताकि आपको मालूम हो कि हमने इंटेंशनली छोड़ी है ये एडजस्टमेंट इसकी डेप्रिसिएशन की आईकेप की वजह से, मेरी वजह से नहीं। और क्या है सर? और हमारे पास अमोटाइजेशन ऑफ आईटी सॉफ्टवेयर, अमोटाइजेशन ऑफ आईटी सॉफ्टवेयर, इसमें लिख देंगे हम नॉट अवेलेबल फॉर यूज इन करंट ईयर। चूंकि करंट ईयर में अवेलेबल फॉर यूज नहीं है तो इसे इग्नोर कर दिया। और हमारे पास एक और चीज थी, डिलीवरी वैन। सर ये एक बच्चे को ही समझ आ रहा है, बाकियों को समझ आ भी रहा है या नहीं? डेप्रिसिएशन ऑन
डिलीवरी वैन 9 मिलियन की इसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी। 9 मिलियन पे इनिशियल लॉस नहीं मिलेगा, 15% का डेप्रिसिएशन मिलेगा। 1350 अगर इंपोर्ट करवाते तो बिल्कुल इनिशियल लॉस भी मिलता और डेप्रिसिएशन भी मिलता, भले फिर पुराना ही क्यों ना हो। तो ये हमारे पास इनकम फ्रॉम बिजनेस आ गया। 231 तुम्हारा लगा, चेक कर लो। अब इनकम फ्रॉम बिजनेस के बाद हमारे पास एक और हेड की इनकम है यहाँ पर, दैट इज एग्जाम्ड इनकम। एग्जाम्ड इनकम है हमारे पास रेंट फ्रॉम एग्री लैंड आ जाएगा, दोनों को एक साथ ही में लिख देता हूँ। एक था 6 मिलियन और एक था 10.368 मिलियन। आई कैप नहीं लिया इस पे। अगर हम डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं तो फिर हम इनिशियल लॉस और डेप्रिसिएशन दोनों क्लेम करते हैं। तो ये आ जाएगा 16368000। और कोई चीज जो हमने मिस कर दी हो? ये हमने ले लिया, इसको डेप्रिशिएट कर दिया, इसको आईकेप की वजह से डेप्रिशिएट नहीं, कैसे अमोर्टाइज करना नहीं था, वैन को डेप्रिशिएट कर दिया। मेरे ख्याल से सब चीजें हो गई है। तो ये हमारे पास टोटल इनकम आ जाएगी। टोटल इनकम से एग्जाम इनकम हटाएंगे तो टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। कितना? 124,744,500। इससे फिर एग्जाम इनकम को माइनस कर देंगे, 16,368,000। तो हमारे पास टैक्सेबल इनकम आ जाएगी 108,376,500। यहां तक हम पहुंचने के बाद, अब हम आएंगे टैक्स लायबिलिटी पे। ठीक है, स्टूडेंट ने कहा था कि सर आप टैक्स लायबिलिटी सवाल में इग्नोर मिनिमम टैक्स वाली बात को इग्नोर करके हमें टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना बता दें कि इसमें मिनिमम टैक्स को इनकॉर्पोरेट करते हुए कैसे टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होगी। अब गौर से सुनो मेरी बात। यहाँ पे 108 मिलियन की टैक्सेबल इनकम पे तुम्हारा स्लैब रेट से टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। फिर टर्नओवर टैक्स भी हम कैलकुलेट करेंगे। फिर यहाँ पर एक टैक्स क्रेडिट भी है। कौन सा टैक्स क्रेडिट है सर? यहाँ पर पॉइंट ऑफ सेल वाला टैक्स क्रेडिट है। अगर पॉइंट ऑफ सेल वाला टैक्स क्रेडिट का थोड़ा सा क्विकली रिकैप करें तो पॉइंट ऑफ सेल का टैक्स क्रेडिट क्या था? Any person who is required to integrate FBR system for real-time reporting of sales or receipts shall be entitled to tax credit in respect of amount invested in purchase of point of sale. The amount of tax credit shall be lower of actual amount invested और 1.5 लाख पर मशीन। सवाल ये है कि मैं स्लैब रेट से टैक्स कैलकुलेट करूं, फिर मिनिमम टैक्स टर्नओवर टैक्स कैलकुलेट करूं, फिर इन दोनों का हायर लूं और फिर हायर आने के बाद टैक्स क्रेडिट माइनस करूं, या फिर स्लैब रेट से टैक्स कैलकुलेट करूं, टैक्स क्रेडिट माइनस करूं और फिर जो नंबर बच जाए उसे टर्नओवर टैक्स से कंपेयर करूं। क्या करना चाहिए? एफटीआर तो सवाल में है ही नहीं। एफटीआर तो सवाल में है ही नहीं। अच्छा, एफटीआर वाली बात तो हमने लास्ट सवाल में देख ली थी कि हमने लास्ट सवाल में पहले टैक्स लायबिलिटी स्लैब रेट की कैलकुलेट की थी, एफटीआर शामिल नहीं किया था, टैक्स क्रेडिट माइनस कर दिया था, फिर एफटीआर शामिल किया था। क्योंकि मैंने आपको बताया कि टैक्स क्रेडिट फाइनल टैक्स की लायबिलिटी के अगेंस्ट नहीं मिलता। ये जो पॉइंट ऑफ सेल वाला टैक्स क्रेडिट है, क्या ये मिनिमम टैक्स के कंपैरिजन के बाद माइनस करना चाहिए या मिनिमम टैक्स के कंपैरिजन से पहले? सर बाद में कंपेयर किया जाएगा, क्योंकि मिनिमम टैक्स की सेक्शन की एप्लीकेशन ही कब हो रही है कि जब आपकी टैक्स लायबिलिटी बहुत नैरो बने, 5 में से किसी एक रीजन की वजह से, एक्सपेंसेस की वजह से, डेप्रिसिएशन की वजह से, लॉसेस की वजह से, एग्जम्पशंस की वजह से,
और टैक्स क्रेडिट्स की वजह से। अगर पहले कंपैरिजन करके टैक्स क्रेडिट माइनस कर दूं, फिर तो सेक्शन का पर्पस ही डिफीट कर दिया ना मैंने। समझा पा रहा हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? 113 की तो एप्लीकेशन ही उस वक्त आती है कि जब टैक्स क्रेडिट, एग्जेम्पशन, लॉसेस, एक्सपेंसेस की वजह से आपकी टैक्स लायबिलिटी कम आए, तो डिपार्टमेंट एफबीआर कहता है कि भाई टर्नओवर का 1.25% आपने टैक्स पे करना है। तो कंपैरिजन भी जो होगा वो टैक्स क्रेडिट माइनस करने के बाद किया जाएगा। किस तरीके से अप्लाई करके बताता हूं। इस 108,376,500 पे एज पर स्लैब रेट ऑफ टैक्स, सर स्लैब रेट हमारे पास नॉन सैलरी इंडिविजुअल का हमारे सामने ओपन है, और हमारी इनकम जो आ रही है वो कोई 300, सॉरी 108 मिलियन है, तो हम सबसे लास्ट स्लैब में फॉल करेंगे। 7,65,000 प्लस 35% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 4 मिलियन, तो प्लस 108,376,500 माइनस 4 मिलियन, और जो भी एक्सेस है इसका 35%। टोटल बता रहे हो ना? 37 ये 161 नहीं है, 37,296 ये हमारी टैक्स लायबिलिटी एज पर स्लैब आ गई। अब इससे माइनस करेंगे टैक्स क्रेडिट फॉर पॉइंट ऑफ सेल मशीन। सर ये होगा लोअर ऑफ एक्चुअल कॉस्ट जो कि सवाल में गिवन थी 3 मशीन की 4 लाख, और इसे मैं कंपेयर करूंगा 1.5 लाख पर मशीन, तो 1.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आ गया 4.5 लाख। इन दोनों का लोअर आया 4 लाख। 4 लाख माइनस करने के बाद ये बन जाएगा 36,896,775। ये आ गया हमारे पास टैक्स लायबिलिटी नेट ऑफ टैक्स क्रेडिट। अब जी सर हमें कैसे पता चला कि 3 मशीन है? हमें ऐसे पता चला कि इन्होंने कहा है परचेज ऑफ पॉइंट ऑफ सेल मशीन वर्थ 4 मिलियन विच वर इंस्टॉल्ड इन ऑल द आउटलेट्स, और फिर पहली लाइन में लिखा था कि कंपनी के 3 आउटलेट्स हैं। सर अब टैक्स लायबिलिटी स्लैब रेट के हिसाब से कैलकुलेट करने के बाद इसे मैं ए का नाम दे रहा हूं, इसे मैं कंपेयर करूंगा मिनिमम टैक्स अंडर सेक्शन 113। अब मिनिमम टैक्स अंडर सेक्शन 113 के लिए सवाल का रेवेन्यू नहीं उठा लेंगे 500 मिलियन, क्योंकि 500 मिलियन एक्चुअल रेवेन्यू नहीं है, इन्होंने रेंट भी इसमें शामिल कर दिया था। हमने एक्चुअल रेवेन्यू कैलकुलेट किया था, दैट वाज 483,632,000। तो 483,632,000 कितना रेट है? 1.25। कितना आ रहा है ये? 604 604500। सर इन दोनों का जो हायर आएगा ये हमारी फाइनल टैक्स, मतलब ये हमारी अल्टीमेट टैक्स लायबिलिटी बनेगी। टैक्स लायबिलिटी अच्छा सर, अगर इस सवाल में सुनिएगा गौर से, अगर इस सवाल में कोई विदहोल्डिंग टैक्सेस भी होते, अगर इस सवाल में कोई विदहोल्डिंग टैक्सेस भी होते, तो इसे यहीं पे माइनस करके मिनिमम टैक्स से कंपेयर करते, या ये कैलकुलेट करने के बाद माइनस करते? अगर इस सवाल में आपसे कहता कि आपकी किसी सेक्शन के तहत विदहोल्डिंग टैक्सेस वगैरह है, तो मैं इसे स्लैब रेट की लायबिलिटी से माइनस करने के बाद, ये नंबर कैलकुलेट करने के बाद इसे मिनिमम टैक्स से कंपेयर करता, या जैसे किया है वैसे ही करने के बाद विदहोल्डिंग टैक्स को माइनस करता? सर अगर इस सवाल में कोई विदहोल्डिंग टैक्स होता
तो इसे मैं यहां पे माइनस कर रहा हूं, बिल्कुल सर। इसे मैं यहां पे माइनस कर रहा होता, ना कि यहां पे माइनस कर रहा होता। देखो कॉन्सेप्ट समझो, टैक्स क्रेडिट, टैक्स क्रेडिट तुम्हारा टैक्स सेव कर रहा है, तुम्हें टैक्स बर्डन से रिलीफ दे रहा है। टैक्स क्रेडिट तुम्हारा टैक्स सेव कर रहा है, तुम्हें टैक्स बर्डन से रिलीफ दे रहा है। तो डिपार्टमेंट या एसबीआर ये कह रहा है हम तुम्हें टैक्स क्रेडिट दे रहे हैं, लेकिन टर्नओवर का 1.25% मिनिमम टैक्स तुम्हें देना ही देना है। विदहोल्डिंग टैक्स कोई टैक्स रिलीफ नहीं है। विदहोल्डिंग टैक्स तुम्हारे टैक्स बर्डन को सेव नहीं कर रहा। विदहोल्डिंग टैक्स तो एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स टू द गवर्नमेंट है, एडवांस में तुमने टैक्स दे दिया है। वो कोई रिलीफ थोड़ी है, वो तो वक्त से पहले दे जाने वाला टैक्स है। तो वो तो सिर्फ तुम्हारी फाइनल लायबिलिटी है, बिल्कुल एंड दी एंड फाइनल लायबिलिटी है, सबसे लास्ट में विदहोल्डिंग टैक्सेस माइनस किए जाएंगे। क्या ये बातें समझा पा रहा हूं मैं आपको? यस सर, ये रेट सर ये सेक्शन 113 के टर्नओवर टैक्स का रेट है, कॉपी कर लेंगे सर इससे। ये टैक्स है। सर इसी सवाल का जो हमने देखा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट है, इसी सवाल का पार्ट बी भी देख लेते हैं। पार्ट बी में कहता है अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, tax payable by a woman enterprises on profit and gain derived from business chargeable to tax under the head income from business shall be reduced by 25%। हमने टैक्स एग्जेम्पशन, टैक्स कंसेशन और टैक्स क्रेडिट के चैप्टर में वुमेन इंटरप्राइजेस से पर्टेनिंग एक कंसेशन डिस्कस किया था कि अगर एक वुमेन इंटरप्राइजेस हो। अब वुमेन इंटरप्राइजेस क्या था सर? वुमेन इंटरप्राइजेस एक स्टार्टअप था वुमेन कि अगर वो सोल प्रोप्राइटर है तो उसकी ओनर वुमेन है, अगर वो कोई पार्टनरशिप में तो उसकी सारी पार्टनर्स वुमेन है, और अगर वो कोई कंपनी है तो उसके सारे शेयर होल्डर्स वुमेन है। उनको ये बेनिफिट था कि उनकी इनकम फ्रॉम बिजनेस की टैक्स लायबिलिटी 25% से रिड्यूस हो जाती थी। इन्होंने हमें एक क्लॉज तो बता दिया, रिक्वायरमेंट में कहता है एक्सप्लेन द टर्म वुमेन इंटरप्राइजेस एंड ऑल्सो डिस्कस वेदर द अबव मेंशन्ड रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटी इज अवेलेबल टू स्वीट बेकर्स और नॉट। तो अब ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, अगर आपको वुमेन इंटरप्राइजेस की डेफिनेशन याद होगी तो आप लिख लेंगे, नहीं याद होगी तो ये मार्क्स लूज हो जाएंगे। सर वुमेन इंटरप्राइजेस की डेफिनेशन हमने टैक्स एग्जेम्पशन वाले चैप्टर में कवर की थी। यस, डेफिनेशन एज इट इज लिखनी थी, यहाँ पे कुछ अपनी वर्डिंग भी नहीं इनकॉर्पोरेट करनी। कि वुमेन इंटरप्राइजेस मींस अ स्टार्टअप established on or after 1st July 2021 as a sole proprietorship concern owned by the woman, or an AOP whose partners are women, or a company whose shareholder whose 100% shareholding is held or owned by women। तो ये डेफिनेशन एक तो लिखनी थी। दूसरा हमें ये बताना था कि ये जो सवाल हमने अभी देखा, क्या इसमें वुमेन इंटरप्राइजेस की रिडक्शन क्लेम की जा सकती है? तो सर इसके तो 3 पार्टनर्स हैं, एक वुमेन है लेकिन बाकी 2 मैन है, तो ये क्रेडिट या ये रिडक्शन यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। डेफिनेशंस को कोशिश करें कि वर्ड टू वर्ड लिखे, डेफिनेशंस में अपनी वर्डिंग्स नहीं चल सकती। प्रोसीजर नेचर की कोई बातें पूछी जाती है तो वहां अपनी वर्डिंग चल जाएगी, लेकिन डेफिनेशंस के एरिया में कोशिश करेंगे उसे हम वर्ड टू वर्ड ही रिटेन करेंगे। अगर वर्ड टू वर्ड रिटेन नहीं की तो ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल छोड़कर आ जाएंगे, कुछ तो लिख ही देंगे।